जैसे नितिन ने उस मोहर को देखा, अचानक से नितिन ने कहा, क्या ये तो प्रिंसिपल मोहर है। चाहे से वह प्रिंसिपल टोकन पूरी तरह से घिस चुका हो या पूरी तरह से खराब हो चुका हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो ताकत थी उसको कोई भी महसूस कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर अनगिनत लोगों की इच्छा शक्ति प्रभावित कर रही थी। ये बिल्कुल नितिन की उस सील की तरह थी जो उसके पास थी, लेकिन बस ये थोड़ी सी खराब थी। नितिन की आवाज सुनते ही हेड दिलीप ने कहा, हाँ वास्तव में ये है हमारे पुराने प्रिंसिपल शेखर की सील है। क्या आप सही कह रहे हैं? क्या ये हमारे पुराने प्रिंसिपल की प्रिंसिपल सील है? क्या ऐसा हो सकता है? हेड दिलीप उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में हेड उत्कर्ष उत्साहित हो गए और वो अपनी जगह पर जम गए। उनके चेहरे पर एक खुशी देखी जा सकती थी। अब उनकी आंखों से भी आंसू झलकने लगे थे। हेड दिलीप की बात सुनने के बाद में हेड उत्कर्ष ही नहीं थे जो चौंक गए थे, उनके साथ में हेड शंकर और वहाँ के सभी प्रमुख अब हेड दिलीप को बड़ी ही उत्सुकता से देखने लगे थे। अब उनकी निगाहें हेड दिलीप के ऊपर जम गई थी। भले ही उन सभी ने नितिन को अपना प्रिंसिपल स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह जब पुराने प्रिंसिपल के साथ में रहा करते थे और उनके साथ में बहुत अच्छा संबंध भी बना लिया था, उसके बाद में वह अच्छे दोस्त भी बन चुके थे और वह उन्हें दोस्ती की नजरों से देखा करते थे। और इसीलिए जब उन्होंने सुना कि वह सील पुराने प्रिंसिपल की है तो वह सभी उत्साहित हो उठे। सभी के इस तरह के प्रश्नों को सुनने के बाद में हेड दिलीप ने कहा, नहीं, मुझे निश्चित रूप से नहीं पता कि वह अभी भी जिंदा है कि नहीं, लेकिन इस सील को उस डोमेन से जबरदस्ती बाहर फेंका गया था। हेड दिलीप ने सभी को गंभीर रूप से समझाया। क्या कहा? इसको वहाँ से बाहर फेंका गया था? इसका मतलब क्या है? क्या हेड दिलीप आप हमें पूरी विस्तार से बताएंगे कि वहाँ पर हुआ क्या था? नितिन ने पूछा। मामले को याद करते हुए हेड दिलीप ने सिर हिलाया और उसने कहा, जब हम कबीर को वापस कार्यालय के अंदर लेके गए थे तब कबीर ने हमें सब कुछ बता दिया था। उसके बाद में हमने वहाँ पर दौरा करने के लिए और छानबीन करने के लिए कुछ मास्टर टीचर्स को भेजा था ताकि वो वहाँ की सारी रिपोर्ट ला सके। लेकिन जब वो वहाँ पर गए और वो उस डोमेन के अंदर जाने वाले थे तो अचानक से ये सील वहां से बाहर निकल आई। उस इलाके के अंदर बहुत सी फॉर्मेशंस बनी हुई थी अलग अलग। उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में हेड उत्कर्ष बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। हेड दिलीप, क्या आप सही कह रहे हैं? क्या ये सील खुद बाहर आई थी? हाँ, मैंने सही कहा, ये सील खुद बाहर आई थी। दिलीप ने सिर हिलाते हुए उसका उत्तर दिया और उसी के साथ में हेड उत्कर्ष की सांसें भी अब तेज हो गई थी। उसने जल्दी से उत्सुकता से पूछा, हेड दिलीप, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पुराने प्रिंसिपल अभी भी जिंदा हैं? क्या उन्होंने ही इस सील को बाहर फेंका होगा? क्योंकि कबीर को पकड़े हुए 3 महीने हो गए थे और पुराने प्रिंसिपल की मुहर भी उसके बाद में ही मिली थी। इसका मतलब तो ये हो सकता है कि हमारे पुराने प्रिंसिपल अभी भी जिंदा होंगे। शायद वह वहाँ पर फंसे हुए होंगे। क्या उन्हें हमारी मदद चाहिए? क्या इसीलिए उन्होंने अपनी सील को बाहर फेंका था? नहीं, मैं इस बारे में कोई निश्चित नहीं हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने 2 साल पहले इस सील को ऊपर भेजा हो और जब उस सील ने वहाँ पर गए हुए मास्टर टीचर्स की ओरा को फील किया हो तो वह ऑटोमेटिक बाहर आ गई हो। हेड दिलीप ने उस स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश की। वह सभी चुप हो गए क्योंकि अब उन्हें भी हेड दिलीप की बातें समझ में आने लगी थी, क्योंकि प्रिंसिपल सील बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी थी और इसके अंदर भी एक तरह से संवेदना महसूस करने की ताकत हुआ करती थी। लेकिन मैं इसके बारे में आपको पूरा नहीं समझा सकता। मैं इसके बारे में केवल हमारा ये एक अंदाजा ही है, क्योंकि हम इसके साथ में बता नहीं सकते कि हमारे पुराने प्रिंसिपल जिंदा है कि मर गए। एक पल की हिचकिचाहट के बाद में हेड उत्कर्ष आगे बढ़े और उन्होंने हेड दिलीप से कहा, क्या हेड दिलीप आप हमें बता सकते हैं कि वह डोमेन कहाँ पर है, ताकि हम सभी एक बार वहां जाकर देख सकें? क्योंकि हेड उत्कर्ष और पुराने प्रिंसिपल 100 वर्षों तक एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और ये जानते हुए कि उनकी सील अभी अभी मिली है तो वह इस बात से अलग कि वह जिंदा है कि मर गए, लेकिन वह एक बार वहां जाकर देखना चाहते थे। वह संतुष्टि लेना चाहते थे कि मेरा दोस्त जिंदा है कि नहीं, वरना ये सब बातें जानने के बाद में हेड उत्कर्ष की दिल को अभी भी शांति नहीं मिलने वाली थी। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हेड दिलीप ने कहा। हम इसीलिए तो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे स्काउटिंग गाइड वहाँ पर गए थे और उनको पता चला है कि उस डोमेन का दरवाजा कुछ समय के अंदर ही खुलता है और उसका एक निश्चित समय है जब वह डोर ओपन होता है। और मैं आपको यहाँ पर ये सब बताने के लिए तो आया हूँ कि वह कुछ महीने के अंदर वापस से खुलने वाला है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मुझे लगता है कि आप उस स्काउटिंग टीम के अंदर शामिल होने के लिए जरूर आएंगे। ये मेरी तरफ से एक आमंत्रित पत्र है।
इस मिशन के दो उद्देश्य हैं। पहला, हमारे पुराने प्रिंसिपल को खोजना, और अगर वो अभी भी जिंदा हैं तो हम उन्हें बचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरा ये कि अलौकिक राक्षसी जनजाति कुछ समय से बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गई है, और हम सभी को संदेह है कि शायद वो प्राचीन डोमेन भी उसी के अंदर कहीं पर मिला हुआ है। इतना सुनते ही स्कूल हेड उत्कर्ष की आंखें चमक उठी, और बिना किसी हिचकिचाहट के वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा, हम भी आपकी उस टीम को ज्वाइन करेंगे। मैं भी उस टीम के अंदर शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन उसे अचानक से कुछ महसूस हुआ, और उसे लगा कि वह यह सब फैसला अकेला नहीं ले सकता। इसीलिए वह जल्दी से नितिन की तरफ मुड़ा और उसने कहा, प्रिंसिपल नितिन, आपका क्या कहना है? हेड उत्कर्ष को अपनी ओर पलटते हुए देख नितिन ने कहा, हेड उत्कर्ष ने सही कहा, हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए। क्योंकि जब प्रिंसिपल के मकबरे के अंदर गया था और वहां पर उसको पहले ही संदेश मिल गया था, छोड़ा था उसके लिए, उसी को देखकर नितिन ने पहले ही सोच लिया था कि एक बार वह उस डोमेन के अंदर जाएगा। और जो उसके साथ में अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर जो घटना हुई थी, उसके बाद में उसने तो उसको पूरा संकल्प भी बना लिया था कि वो वहां पर जाएगा ही। अच्छा, तो ठीक है, तो अब दूसरों के बारे में क्या, ये सोचते हुए कि वहां पर जाने का परिणाम क्या होगा, उसको सोचने के बाद में नितिन हेड दिलीप को भी पता था कि सभी की राय लेना इसके अंदर जरूरी है। इसीलिए वह बाकी 3 प्रिंसिपलों की तरफ मुड़ा और उनसे पूछा, आप लोगों को क्या, आप क्या इसके अंदर शामिल होना चाहेंगे? प्रिंसिपल समर्थ आगे बढ़े और उन्होंने कहा, जी हाँ, हम तीनों भी आपके साथ में शामिल होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मामला राक्षसी जनजाति का है और हमारा केवल उनसे लड़ना ही एकमात्र उद्देश्य है। तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? हमारा भी तो उसके अंदर योगदान होना चाहिए। जब हेड दिलीप ने सुना कि अब वह भी तैयार थे, तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, अब आप सभी इस टीम के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो हम 1 महीने बाद में वहां पर चलेंगे। लेकिन उन्होंने आगे भी कहा कि मुझे और हमारे कार्यालय को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को पहले बता देना चाहते हैं। और इस बात की संभावना भी हो सकती है कि हम उस मिशन से वापस लौट सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। भीड़ ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, हमें राक्षसों से लड़ने के लिए ही तो तैयार किया गया था, और हम मानव जाति की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब हेड दिलीप ने उन सभी के मुंह से ये सब सुने, तो उन्होंने कहा, तो ठीक है, अब ये तय रहा। ये देखकर यह भीड़ बिल्कुल भी बिना हिचकिचाए उसके लिए तैयार थी, और अब हेड दिलीप उस चीज को तय करने ही वाले थे कि अचानक से हेड आदर्श बीच में बोला और उसने कहा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और वहाँ पर राक्षसी जाति भी हो सकती है, इसीलिए इस टीम के अंदर शामिल होने के लिए आपकी साधना कम से कम संत लेवल तक होनी चाहिए, उसके बाद में भी आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि प्रिंसिपल नितिन की साधना लेवल इतना नहीं है, तो वह इस टीम के अंदर शामिल नहीं हो सकते और उनको यहीं पर ही रहना होगा। वरना अगर हमारे साथ में प्रिंसिपल नितिन भी वहाँ पर चलते हैं, तो शायद उनकी वजह से हमें वहाँ पर कोई परेशानी हो सकती है और हमें उनको बचाने के लिए पीछे हटना होगा। हेड आदर्श की उन बातों को सुनने के बाद में नितिन ने अपना सर पीट लिया। अरे मेरे से क्या प्रॉब्लम है आपको? नितिन मन ही मन में सोच रहा था, क्योंकि नितिन को भी पता था, चाहे से उसकी साधना लेवल नवजात संत लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने पूरी ताकत लगा दी तो वह संत लेवल स्टेज 1 के किसी भी लड़ाकू को हरा सकता था। और यहाँ तक कि जो चीजें हैं उसमें आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्यों ये हेड आदर्श मेरे पीछे ही पड़े हैं, क्योंकि मैं तो इनसे मिला ही नहीं, मैं तो इनसे पहली बार मिला हूँ यहाँ पर, तो फिर इनसे मेरी क्या दुश्मनी है जो मेरे को यहाँ पर ये नीचा दिखाने के लिए आ गए। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई भी मेरे से लड़ने के लिए आता है तो निश्चित रूप से जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मेरे पास इतने साधन तो है ही कि मैं इनका सामना कर सकूं। और फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरे को इस मिशन से पीछे रहना चाहिए। नितिन को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। और ये बंदा कह रहा है कि मेरी वजह से वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी और मेरी वजह से टीम के अंदर असंतुलन बनेगा। क्या इसको 7 स्टार मास्टर टीचर होने का ज्यादा ही गुरूर है, जो हर बार मेरे मामले के अंदर गुस्ताखी करे जा रहा है? ये अपने सीनियर के चेहरे पर इस तरह की उदासी देखकर और नाराजगी देखते हुए उन्होंने दिलीप ने नितिन से कहा, सीनियर आप इनकी बातों को ज्यादा दिल पर ना लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आशावादी है और ये हमेशा ही ऐसा ही करते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा इनको सहन कर लीजिए। क्योंकि आप कबीर के मामले के अंदर थे और आपने ही उसके बारे में बताया था, तो उनको ऐसा लगा कि शायद आप इस मामले की वजह से ज्यादा ही जिम्मेदारियों से चूक गए हैं। और इसके अलावा आपकी उम्र और आपकी साधना भी बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए उनके अंदर नकारात्मक सोच आ गई है आपके प्रति। हेड दिलीप ने नितिन को समझाया। नितिन ने कड़ी मुस्कान के साथ में
अपना सिर हिला दिया और उसने मन ही मन में सोचा, लगता है कि ये ऊंचे पद पर होने के बाद में इसके ऊपर उसका भूत सवार हो गया है। इसी वजह से ये किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता, क्योंकि नितिन ने इतने ज्यादा इनकी मदद की, इन्होंने कबीर के बारे में इनको बताया, फिर भी उसको कोई पुरस्कार देने की बजाय केवल इसके ऊपर ही नाम लगाया जा रहा था। क्या हमेशा इनके लीडर की ही गलती हुआ करती थी? फिर नितिन को अचानक से अपनी पिछली दुनिया की याद आने लगी। उसने सोचा, वहां पर भी तो ऐसा ही किया जाता था, तब जब बड़े नेता लोग अपनी सत्ता चलाया करते थे और उनसे कोई गलती हो जाया करती थी तो वह हमेशा एक बकरे की तलाश के अंदर रहा करते थे। उसी तरह से आज नितिन को लग रहा था कि वह यहाँ पर एक बकरे की समान है। हालांकि नितिन वैसा व्यक्ति नहीं था, इसीलिए उसने हेड आदर्श की ओर अपनी नजरें घुमाई और उसने शांति से कहा, आप आदर्श हैं, है ना?